दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, आगरा में बीती रात अंधेरे में दरगाह को किया गया क्षतिग्रस्त, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने लोहा मंडी से थोड़ी दूर पर बने पारस पल्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास बने धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक पारस पल्स की लाइट रात अचानक चली गई और पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा दिया। कुछ ही देर में धार्मिक स्थल तोड़ने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों का कहना है कि यह धार्मिक स्थल पारस पल्स बिल्डिंग बनने से पहले से वहां मौजूद था और पूरी सोची समझी साजिश के तहत यह धार्मिक स्थल तोड़ा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में किसी अज्ञात शख्स ने बुलडोजर से दरगाह को गिराने की कोशिश की। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। अगली बड़ी खबर, हार के बाद अपनों पर जमकर भड़की मार्गरेट तलवार, कहा कुछ विपक्षी दलों ने भी किया एनडीए को सपोर्ट। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट तलवार हार के बाद अपने सहयोगियों पर जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट तलवार को 200 से भी कम वोट मिले हैं। इससे पहले उन्होंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। हालांकि संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती और संसद की गरिमा को स्थापित करने का संघर्ष जारी रहेगा। मार्गरेट तलवार ने चुनाव हारने के बाद ट्विटर पर अपनी बातें लिखी। उन्होंने विपक्षी दलों की एकता में कमी पर निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा कि यह चुनाव विपक्षी दलों के लिए एक शानदार अवसर की तरह था। उनके पास विपक्षी एकता की ताकत को जाहिर करने का पूरा मौका था। वो बीते हुए कल को पीछे छोड़कर एक दूसरे के अंदर भरोसा पैदा कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी दलों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का साथ देने का फैसला किया। इसके चलते विपक्ष की एकता की गाड़ी एक बार फिर से पटरी से उतर गई। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के मना करने के बावजूद भी शिशिर अधिकारी ने डाला वोट। ममता बनर्जी ने पूछा कि चुनाव में हिस्सा क्यों लिया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र सांसद शिशिर अधिकारी से पार्टी ने जवाब मांगा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में सदन के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने साथ ही सांसद शिशिर अधिकारी को पत्र लिखकर यह बताने को कहा है कि जब पार्टी ने इस प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया था तो उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग क्यों लिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया था। आरोप लगाया था कि संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट तलवार के नाम का ऐलान उनसे विचार विमर्श किए बिना ही कर दिया गया। आपको बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय ने शिशिर अधिकारी से कहा कि मेरी ओर से 4 अगस्त 2022 को पत्र लिखा गया था, जिसमें आपको सूचित किया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के हमारे सदस्य 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि आपने आज हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी दल व्हिप नहीं लगा सकती, इसलिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के लिए शिशिर अधिकारी के खिलाफ लोकसभा में कार्रवाई नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी के मना करने के बाद भी शिशिर अधिकारी ने वोट डाला, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने वोट डालने को लेकर उनसे सवाल पूछा है। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गैर जमानती वारंट जारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 बड़े मंत्री बुरे तरीके से फंस गए हैं। ये मंत्री हैं राकेश सचान और संजय निषाद। दोनों पर अलग अलग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं राकेश सचान को 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोप यह भी है कि कोर्ट में सजा सुनाई जाने से पहले ही मंत्री भाग खड़े हुए। इस मामले में भी उनके खिलाफ कोर्ट की पेशकार ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें कि मामला सामने आते ही समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता भूपेंद्र श्रीवास्तव पीयूष ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री अपराधी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से पूछा कि क्या वो अपने मंत्रियों के घर पर अब बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए मुश्किल होती जा रही तेलंगाना की लड़ाई, कई और विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आपको बता दें कि 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे तेलंगाना में ज्यों-ज्यों भाजपा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, त्यों-त्यों कांग्रेस के लिए घर संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पिछले करीब 1 सप्ताह में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा देने वाले कोमटी रेड्डी राजगोपाल के बाद अब वरिष्ठ नेता दसोजू श्रवण ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कोमटी रेड्डी 21 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। वहीं श्रवण भी भाजपा में ही जा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अभी कुछ और नेता व विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। ये नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के चुनाव लड़ने से सत्ता विरोधी वोट विभाजित हो सकते हैं। तेलंगाना भाजपा के प्रमुख बंदी संजय कुमार ने बीते गुरुवार को दावा किया है कि टीआरएस के 12 विधायक भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये टीआरएस विधायक सत्तारूढ़ दल से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, आज से देशव्यापी अभियान शुरू। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में यह अभियान 7 से 14 अगस्त तक चलेगा। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के फ्रंट ने अभियान के लिए बेरोजगार युवकों से हाथ मिलाया है। उन्होंने अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, बेरोजगार युवाओं और किसान परिवारों के लिए विनाशकारी करार दिया है। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के मोर्चे का कहना है कि अग्निपथ योजना वापस लिए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात में दिल्ली और पंजाब से भी बड़े वादे, केजरीवाल ने 10 लाख नौकरी देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़ोदरा पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कई बड़े वादे किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे दिल्ली में रोजगार दिए, वैसे ही गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के बिजली बिल जीरो आए हैं। 1 सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के बिल जीरो आएंगे। दिल्ली में कई साल से बिल जीरो आ रहे हैं। गुजरात में भी अगर हमें मौका मिलेगा तो यहां भी बिजली के बिल जीरो ही आएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी की भी बड़ी मुश्किलें, ईडी ने 10 घंटे तक की पूछताछ। आपको बता दें कि जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत कथित पात्राचौल पुनर्विकास घोटाले के सिलसिले में 9 घंटे से अधिक समय तक अपना बयान दर्ज कराने के बाद शनिवार की रात ईडी के कार्यालय से बाहर आई। उन्होंने ईडी कार्यालय से जाते समय पत्रकारों से कहा कि ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है। वर्षा राउत ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने अभी उन्हें दोबारा नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा कि वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का समर्थन करती रहेंगी। वो उपनगरीय गोरेगांव में पात्राचौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले के सिलसिले में शनिवार सुबह केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने पेश हुई। आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें 8 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया है। और ये बड़ी खबर, एनडीए को लगा बड़ा झटका, भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दे दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर पार्टी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल ने शनिवार को आरसीपी सिंह को अचल संपत्तियों में विसंगतियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे।
अगली बड़ी खबर, 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे जगदीप धनखड़। ये आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट तलवार को भारी मतों से हरा दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद देश के दिग्गज नेताओं ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। नतीजे घोषित होने के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। सूचना के मुताबिक 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की जगदीप धनखड़ शपथ ग्रहण करेंगे। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने 2024 के लिए बनाया प्लान 144। महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन को और खिसकाने की बड़ी तैयारी। यह आपको बता दें कि लोकसभा के चुनावों में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन मिशन मोड में रहने वाली भाजपा ने उसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार का स्वाद चख चुकी भाजपा एक बार फिर से ऐसी तैयारी कर रही है कि उसे अपने दम पर ही पूर्ण बहुमत मिल जाए। इसके लिए उसने प्लान 144 तैयार किया है। इसके तहत भाजपा ऐसी 144 सीटों पर फोकस करेगी जहां उसे 2019 में जीत नहीं मिली थी। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इन पर फोकस करने से वो उन इलाकों में हार की भरपाई कर सकेगी जहां पिछली बार जीती थी। इन 144 सीटों में से 16 सीटें महाराष्ट्र की भी हैं। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा ने 2019 में 23 सीटें जीती थी और शिवसेना के हाथ में 18 सीटें लगी थी। भाजपा ने महाराष्ट्र में अब उन सीटों पर भी आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी को मुसलमानों से भी बड़ी उम्मीद। 2024 में अखिलेश के यादव वोट में भी सेंधमारी की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की बड़ी रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि अपनी रणनीति के तहत यादवों, जाटवों और पसमानदा मुसलमानों के बीच अपने आधार का विस्तार करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी लोकसभा आम चुनाव में सभी 80 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण के हिस्सा हैं। वहीं जाटव अब तक मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि बीजेपी लोकसभा आम चुनाव में सभी 80 सीटें जीतेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।